विचार गोष्ठी की मुख्य अतिथि उत्कल कुलपति महोदया, लब्ध प्रतिष्ठित हमारे व्याकरण विभाग से सबों को मेरा सादर नमस्कार। मैंने उनके सानिध्य निबंधन में जो कुछ पाया है, जो कुछ हमने समझा है, साथ ही उनका जो मार्गदर्शन हुआ है, जीवन की विविधताओं से मुझे परिचित कराया गया है, इसी आलोक में मैं आनंद मूर्ति जी के कतिपय अवदानों की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि व्यक्तित्व का प्रतिफलन उनकी कार्यशैली पर, कार्यक्षेत्र पर पड़ता है। इसलिए संक्षेप में मैं उनका परिचय देना चाहूँगा कि एक ही व्यक्ति धर्म जगत में आनंद मूर्ति जी के रूप में ख्यात हैं और सामाजिक क्षेत्र में समाज गुरु के रूप में वे ख्याति प्राप्त है। उभय व्यक्तित्व में जो जीवन की विविधताओं का हमारा न केवल सैद्धांतिक परिचय मिला है, अपितु जीवन की सारी विधाओं का धरातल खड़ा कर मार्ग प्रशस्त कर दिया है मानव समाज के निर्माण हेतु। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि अब तक जो समाज जिस रूप में आया है 1000 वर्षों से, जहाँ सभ्यता के उषा काल से कहें तो ऋग वैदिक काल से, उन अवदानों को हम भुला भी नहीं सकते हैं, हम उनके ऋणी हैं। परंतु ऋग वैदिक काल में जिस मानव समाज की परिकल्पना की गई थी, संगच्छध्वम संवदध्वम, फिर उन्होंने कहा समानिव आकुति समाना हृदयानिव, साथ साथ चलें, एक भावधारा प्रकाशित करें, तुम्हारा एक आदर्श हो, रुधा कहते हैं, तुम्हारा एक आदर्श हो, तुम्हारे हृदय अभिन्न हो। यह मानव समाज की परिकल्पना जो की गई थी, निसंकोच मुझे कहना पड़ता है, उस मानव समाज का निर्माण अभी तक हो नहीं पाया है। समाज किसे कहते हैं? कहा गया है समानम एजति इति समाजः। समान भावधारा में जब मानव समुदाय लक्ष्य की ओर चलता है, उसे समाज कहा गया है। इस प्रकार समाज के 3 तत्व हैं। मानव का समुदाय, उनका एक लक्ष्य का होना और लक्ष्य की ओर गति माना। ये 3 तत्व जहाँ पर समाहित हैं, साथ हैं, समाज की संज्ञा वहाँ आ जाती है। किसी एक के अभाव में समाज हम कह नहीं पाते हैं। इस तरह से जो मानव समुदाय जहाँ लक्ष्य की ओर चल रहा है, एक मानव समाज, एक अविभाज्य मानव समाज, इसकी परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए यह आनंद मार्ग ने जो कदम उठाया है, उसका धरातल भी दिया है। मैं कुछ शब्दों में, समय सीमा में यह कहना चाहूँगा कि यह जो मानव समाज है, इस मानव समाज के आदर्श रूप में हमारे पास में जो निर्माण तत्व आए हैं, निसंकोच एक बात कहनी पड़ेगी कि अब तक जो समाज है गोष्ठीगत रहा है, और यह गोष्ठी में समाज के निर्माण तत्व भी आए हैं, परंतु व्यवहारिक रूप नहीं आया है। तो गोष्ठीगत मानव समाज को एक मानव समाज के रूप में परिणत करने का यह संकल्प जो आनंद मार्ग ने लेके इसे चरितार्थ करने के लिए अपना कदम बढ़ाया है। इस धरा पर ऐसे गुरु लोग आए हैं, आध्यात्मिक गुरु लोग आए हैं और आध्यात्मिक जगत के संबंध में ही कुछ बोलते गए हैं। समाज से संबंधित समाज का भी निर्माण, एक मानव समाज निर्माण के लिए उन्होंने जो कुछ धरातल पर जो कार्य रूप दिया है, यह
पहली बार है इस धराधाम पर देखने को मिलता है कि आनंद मूर्ति जी का यह स्तुत्य कार्य हमारे सामने में खड़ा हुआ है। आदर्श मानव समाज के लिए विभिन्न तत्व हैं, जिन तत्वों के समवाय से ही, जिन तत्वों के सन्निवेश से ही, उनके कारण ही मानव समाज अपनी संज्ञा ले सकता है। वह है, पहला तत्व है कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन हो। और इस संपूर्ण जीवन दर्शन के लिए कहना पड़ेगा कि दर्शन के बिना दिशा निर्देश तो मिलता नहीं है। लक्ष्य भी स्थिर नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है। तो यह दिशा निर्देश के रूप में और जीवन के तथ्यों को, सत्यों को उजागर करने के लिए, आलोकित करने के लिए आनंद मूर्ति जी ने यह आनंद सूत्रम ये पुस्तक दी है, जो प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है दर्शन के क्षेत्र में। ऐसे मैं इस आनंद सूत्रम के संबंध में दो शब्द कहना चाहूंगा कि आने वाला युग तो सूत्र युग है और संस्कृत का ही वह युग है, विश्व भाषा का रूप लेने वाली है संस्कृत। इसलिए भी और भाव का संश्लेषणात्मक या सामर्थ्य लेकर संस्कृत है, इसलिए आनंद सूत्रम या नामकरण में सूत्रबद्ध दर्शन को किया गया है। मैं कहना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि ब्रह्म सूत्रम बादरायण व्यास द्वारा रचितम जो ब्रह्म सूत्रम आया है, वह ब्रह्म सूत्रम एक ब्रह्म सूत्रम और अनेक मतवाद खड़े हुए। कारण क्या था? कारण ये था कि उस सूत्र के आधार पर आचार्यों ने अपने विचार घटों में जो कुछ समावेश किया, विभिन्न मतवाद खड़ा हुआ है। और कहा जाए कि जब विशुद्धाद्वैत है, द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, विभिन्न आचार्यों के कटघरे में जाकर ये मतवाद का रूप ले लिया है। मूलतः वह क्या है, नहीं है, वो तो ये गलत बात है। इसीलिए आनंद मूर्ति जी ने कहा कि देखो, लेखक भावार्थ देता है, व्याख्या तो तुम लोग करती है। उन्होंने आनंद सूत्र प्रत्येक सूत्र का भावार्थ देकर दिशा निर्देश कर दिया है आलोचकों के लिए, व्याख्याताओं के लिए। वह सीमा में, उसी सीमा में आकर वह उनकी व्याख्या या उनके जो बोधगम में जो भाव है उनको प्रकाशित कर सकें। दूसरी एक विशेषता यह है कि यह कोई वाक जाल, तर्क जाल नहीं है। साधना प्रसूत जो अनुभूति प्राप्त है, सत्य का साक्षात्कार जहाँ हुआ है, कहा भी गया दृश्यते इति दर्शनम, जिनका साक्षात्कार हुआ है, प्रयोग सिद्ध है, उसी का सैद्धांतिक पक्ष आनंद सूत्रम में दिया गया, रखा गया है। इसलिए कहना पड़ेगा कि यह आनंद सूत्रम यह प्रयोग सिद्ध है और प्रयोग करके पहले देख लिया गया है, तभी यह सैद्धांतिक पक्ष सूत्र के रूप में रखा गया है। यह दर्शन सर्वांगीण सर्वस्पर्शी विशेषता है कि यह दर्शन सर्वस्पर्शी, जीवन की हर विधा, जीवन के हर अवयव अंगों को स्पर्श करता हुआ ये मूलाधार में, यह आध्यात्मिकता को मूलाधार में रखकर यह सर्वस्पर्शी दर्शन, अर्थात समाज के जितने भी क्षेत्र हैं, जीवन की जितने विधाएं हैं, उन विधाओं को यह आध्यात्मिक आधार देते हुए इन्होंने दिया है। इसीलिए पंचम अध्याय में, ऐसे पांचवें अध्याय में यह प्रौद्ध दर्शन आया है। इसीलिए कि दर्शन कोई या गगन या बुद्धि विलास नहीं है, यह तो धूलि धूसरी धरा का संयोग भी है, जीवन के साथ यह संपृक्त है। इसलिए कहना पड़ेगा यह दर्शन प्रायोगिक रूप में हमारे लिए पहले ही सिद्ध हो चुका है। और हम बुद्धिजीवियों के सामने में एक प्रश्न है और यही एक दायित्व है कि इसको हम प्रशस्ति की ओर ले चलने के लिए हम निश्चय रूप में यह स्वीकार संकल्प करें। मुझे एक बात और कहनी है कि जो दर्शन का मूल्य तभी होता है जब उसका प्रायोगिक रूप रहता है, प्रैक्टिकल साइड रहता है। इस प्रैक्टिकल साइड के रूप में जो अवान्तर से हमारे खास के भारतवर्ष में
जो परंपरा आ रही है साधना की, वह संस्कृति है, तांत्रिक और वैदिक संस्कृति दोनों का समन्वय संगम में, और साधना के संगम में यौगिक साधना और तांत्रिक साधना का समन्वय यहाँ पर किया गया। यौगिक साधना दरअसल ये है मानव शरीरस्थ जो कोष हैं, पंचकोशात्मिका जैवी सत्ता कहा गया है, आनंद सूत्रों में है, वह उसका आयाम है यौगिक साधना। और तांत्रिक साधना क्या है? तो यह कोई स्थूल तांत्रिक साधना की बात नहीं आनंद मार्ग में, यह सूक्ष्म ब्रह्म विज्ञान की बात है, जो मानव के चक्रों की यह साधना है। और यह चक्रों की साधना करते हुए हम शास्त्रार्थ में प्रतिष्ठित होने की यहाँ जो है प्रयोग बनी है। इस आधार पर यह कहना पड़ेगा कि यह साधना जगत ही यह संपूर्ण मानव जीवन का आधार है, चाहे व्यष्टि जीवन हो चाहे समष्टि जीवन हो, यह साधना ही के आधार पर आचरण अथवा हमारा सार्वभौम दृष्टिकोण संपन्न हम भी हो सकते हैं। इसके लिए ये साधना की भूमि में उतरना ही पड़ेगा, साधना तो करनी ही पड़ेगी ये साधना। और ये साधना कोई आत्म संकोचन की साधना नहीं है, आत्म विस्तार की साधना है, जहाँ हमारा आत्म विस्तार भूमा भाव में, भूमा चैतन्य प्रतिष्ठित कराकर आत्मसात कर देता है। हरम में पिता गौरी माता सौदसो भुवनत्रयम्, यह जो भूमा दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण भी संपन्न करने के लिए आनंद मार्ग आदर्श मानव समाज के लिए तीसरा तत्व है, वह दृष्टिकोण है विराट दृष्टिकोण। ऐसे धर्म के जगत में एक बड़ी बात है, अनूठी बात है, कहा जाए इसको निराली बात है। अब तक धर्म के जगत में जीवात्मा की मुक्ति की बहुत चर्चा हुई है और उसके लिए उपाय भी खोजा गया है, दिया गया है, परंतु एक अनूठी बात यहाँ आनंद मार्ग में यह है कि यहाँ बुद्धि की मुक्ति की चर्चा हुई है। तात्पर्य यह है कि बौद्धिक उन्मेष चाहे जितना भी हुआ है इस जगत में, मानव संसार में, इस जगत में जितना भी बौद्धिक उन्मेष हुआ है, वह उन्मेष जितना भी हुआ है, परंतु वह परिसीमित है, कुछ सीमाओं में वह घिरी हुई है बुद्धि है, वह सीमा है, वह परिसीमा है। वह क्या है? यह भौम भावावेग है। ज्योग्राफिकल सेंटिमेंट के आधार पर लोग सीमित बुद्धि को सीमित रखे हुए हैं। यह जो ज्योग्राफिकल सेंटिमेंट है, भौम प्रवणता है, भूमिगत जो प्रवणता है, इसमें जब बद्धमूल है हमारी मनीषा। और इसलिए आनंद मूर्ति जी ने प्रिया सरकार के रूप में यह कहा है कि इससे तो मुक्त होना ही पड़ेगा। दूसरा एक बंधन है, वह है सोशियो सेंटिमेंट, सामाजिक भाव प्रवणता है। ये सामाजिक भावावेग में हमारी मनीषा जो बधी हुई है, उससे निर्बंध करने के लिए यह नव्य मानवतावाद एक नूतन सिद्धांत की प्रतिष्ठा यहाँ कराई गई है। ये नव्य मानवतावाद, या अभी तक बहुतों ने हाल में यह कहा है कि नव मानवतावाद, या मानवेंद्र, जैसा कि मुझे याद है कि यह M.N. रॉय ने जो मानवतावाद का सिद्धांत दिया है, वह एक सीमित दायरे में है, मानव तक ही सीमित है। हम जानते हैं कि मनुष्य भले ही यह कहे कि मैं श्रेष्ठ प्राणी हूँ, मेरा एक विशेष अस्तित्व है, मैं सृष्टि का मुकुटमणि हूँ, यह भले ही कह सकता है, परंतु एक बात सोच ले कि मनुष्य के बिना ये संपूर्ण जगत का अस्तित्व बना रह सकता है। लेकिन मनुष्य कहे कि मैं वनस्पति जगत, जीव जगत और जड़ जगत के बिना रह लूंगा, यह संभव नहीं है। नव्य मानवता का एक विराट दृष्टिकोण है, यह भौम दृष्टिकोण है कि अणु परमाणु तक का भी मूल्य उतना ही अधिक है जितना कि मनुष्य का है। और मनुष्येतर प्राणी जो है, सारे हमारे विराट परिवार का एक एक प्राणी एक एक सदस्य के रूप में है। हम क्योंकि उन्नत प्राणी है, हमारे आश्रित है, हमारा ये दायित्व बनता है वनस्पति जगत से या जीव चर जगत के और अचर जगत के। कहा गया है कि एक एटम, अगर एक बम विस्फोट जब होता है शक्तिशाली का, तो उसमें असंतुलन सृष्टि में आता है।
और इस असंतुलन में पर्यावरण भी दोलायमान हो जाता है। इसलिए कहना पड़ेगा ये एटम का भी महत्व उतना ही है, जड़ जगत का भी महत्व है। न केवल जीव जगत की चर्चा है, यहाँ जड़ जगत की उतनी ही महत्ता से इसकी चर्चा की जाती है। यह जो नव्य मानवतावाद है, यह जो हमारा भूमा यह दृष्टिकोण है, इससे यह आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता, ऐसा कहा गया है कि यह आत्मवत् सर्वभूतेषु, भूत का अर्थ एक प्राणी जगत भी है, भूत का अर्थ होता है दैट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड। जो भूत आत्मा का प्रत्येक के युग से भूता शब्द का निर्माण होता है, यह सृष्ट जगत को भी भूत कहा गया है। यह आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता, यह जो भूमा भाव है, यह जो भूमा चैतन्य है, इसमें प्रतिष्ठित होने के लिए यह नव्य मानवतावाद का यह संवाद लेकर जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि ये मानव का जीवन ये शरीर लेकर के लिए, इसलिए शरीर से संबंधित अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो यह अधूरी बात रह जाएगी। इसलिए अर्थनैतिक दर्शन भी इन्होंने जो प्रवृत्त दर्शन दिया है, यह प्रवृत्त दर्शन के संबंध में दो शब्द हम लोग जाने। यह बोधि ज्ञान आधारित है। बोधि क्या है और बुद्धि क्या है? बुद्धि है चित्ताहं प्राबल्ये बुद्धि, चित्त अहंकार और महत्त्व के मिलित नाम को, मिलित को मन कहा गया है। चित्त अहम महत के मिलित नाम को मन कहा गया है। और जहाँ चित्त की परिधि में अहम परिधि है, यह सामान्य स्थिति है। लेकिन चित्त की परिधि से अहम की परिधि यदि बढ़ जाती है तो वह जो वर्धितांश है वह बुद्धि कहलाता है। वह अंश वर्धितांश अंश बुद्धि कहलाता है। और इसी तरह से जहाँ ये महत्त्व का प्राबल्य हो जाता है अहंकार की परिधि से, वह जो वर्धितांश है वो बोधि कहलाता है, इंट्यूशन कहलाता है। और ये प्रौढ़ दर्शन क्या है? ये बोधि ज्ञान पर आधारित दर्शन है। इंटेलेक्चुअल कम इंट्यूशनल नॉलेज पर यह आधारित प्रौढ़ दर्शन है। पहली बार यह अर्थनीति दर्शन अध्यात्म पर आधारित यह देखा गया, पाया गया है। निश्चय रूप में यह कहना पड़ेगा कि एक धर्म गुरु ने जो समाज गुरु के रूप में यह प्रौढ़ दर्शन दिया है, ये इनकी मनुष्यता इसी में है कि पूंजीवाद और साम्यवाद, जो पूंजीवाद का प्रतिवाद रहा है, और फिर इसी तरह से निश्चित अर्थव्यवस्था आ रही है, सब कगार पर, यह विनाश के कगार पर सभी खड़े हैं। आने वाला जो युग है चौराहा है, जिसमें राजनयिक लोग या राजनीतिविद लोग उस चौराहे पर खड़ा है, जहाँ पर कि यह अर्थनैतिक दर्शन की खोज करके आगे बढ़ेगा। और इस मायने में प्रौढ़ दर्शन अनिवार्य रूप से यह भौतिक जगत के लिए बहुत मूल्यवान है। तो प्रौढ़ दर्शन जहाँ पर कि एक शब्द में कहा जा सकता है कि जहाँ पर क्लासलेस सोसाइटी